गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगली अप्रोच के बारे में, जो है आपकी मिलिटेंट अप्रोच। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस बनी थी 1885 में और 1885 से लेके हमने देखा था 1905 तक इसको बोला गया था मॉडरेट अप्रोच या फिर मॉडरेट एरा। ध्यान रखिएगा, मॉडरेट कौन लोग होंगे? जो आराम से बेसिकली काम करेंगे। इनकी जो काम करने का तरीका था उसको बोला गया था 3P। 3P, पहले P को क्या बोला था? प्रेयर। प्रेयर करेंगे कि हमारी बात मान लीजिए, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, दैट्स इट। प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है या फिर प्रोटेस्ट करने के बाद सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो उसके बाद क्या, पता नहीं। क्लियर? इसके बाद हुआ क्या, इनसे तंग आके बेसिकली, या फिर बोला जाए कुछ यंग लोग 1905 से लेके 1909 तक बेसिकली इसको बोला जाता है मिलिटेंट अप्रोच या फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म। इस टाइम पीरियड पे इंडिया में एक राष्ट्रवादिता की भावना आई कि हमारा भी एक देश है, हमारा भी एक राष्ट्र है। क्लियर? अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मिलिटेंट का राइज क्यों हुआ, इसके क्या क्या रीजन थे। पहले लोग कैसे काम कर रहे हैं, काफी स्लो। क्लियर? इस 3P पॉलिसी को ये लोग बोलते थे पॉलिटिकल मेंडिकेसी। मिलिटेंट बोलते थे पॉलिटिकल मेंडिकेसी। मेंडिकेसी मतलब जो कछुए की चाल चल रहा है, पॉलिटिकल मेंडिकेसी। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन लोग थे। अगर इसमें आपको ध्यान हो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे फिरोज शाह मेहता, जैसे औरोबिंदो घोष, सॉरी इट इज नॉट औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष आपके यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आप क्या आएंगे? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी। यहाँ पे आएंगे आपके WC बैनर्जी। WC बैनर्जी। क्लियर? यहाँ पे आएंगे आपके औरोबिंदो घोष। यस, यहाँ पे कौन कौन आएंगे? आप सभी ने सुना होगा, लाल, बाल एंड पाल। आई होप सभी ने स्कूल क्लासेस में ये पढ़ रखा है, लाल, बाल एंड पाल। इसके अलावा आप एक नाम और याद रखोगे, औरोबिंदो घोष। लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। क्लियर? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और साथ में औरोबिंदो घोष। ये जो लोग थे इनको कहा जाता था मिलिटेंट। ठीक है, मिलिटेंट मतलब उग्रवादी। क्लियर? अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ये लोग जो काम कर रहे हैं काफी आराम से कर रहे हैं, इसलिए इस अप्रोच को बोला गया 3P या फिर पॉलिटिकल मेंडिकेसी। अब रीजन क्या क्या रीजंस थे कि ये मिलिटेंट का राइज हुआ। इन मिलिटेंट के राइज का रीजन क्या क्या था? क्लियर? देखिए, सबसे पहला रीजन ये तो आपको दिख ही गया, क्योंकि ये लोग काफी स्लो काम कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि जो हमारे बेसिकली ये है, ये लोग काफी स्लो काम कर रहे हैं, हम थोड़ा काम स्पीड में करेंगे। क्लियर? चलिए, सेकंड ध्यान रखिएगा, इस टाइम पीरियड पे एजुकेशन का ग्रोथ हुआ। क्लियर? तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, लोग एजुकेट होना स्टार्ट हुए। ठीक है, एजुकेशन बढ़ी। इसके अलावा इन लोगों में राष्ट्रवादिता की भावना बढ़ी। राष्ट्रवादिता मतलब नेशनलिज्म। इस टाइम पीरियड पे इनमें एक नेशनलिज्म की भावना आई कि ये हमारा देश है, ये हमारा नेशन है, इसके लिए हमें कुछ करना है। क्लियर? इससे पहले अगर आपने देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस थी, सब राजा महाराजाओं के अंदर रहते थे, अभी तक हमारे में एक देश की भावना नहीं आई थी। क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ? नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए 3 रीजन हो गए। पहला रीजन, ये इनसे क्या थे? सेटिस्फाई नहीं थे। जो पुराने लोग थे इनसे ये सेटिस्फाई नहीं थे। दूसरा रीजन, एजुकेशन का ग्रोथ हुआ, नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ। क्लियर? चलिए अगला रीजन देखते हैं। देखिए, इस टाइम पीरियड पे लॉर्ड कर्जन जो थे, वो यहाँ के वॉइसरॉय थे। क्लियर? लॉर्ड कर्जन इंडिया के वॉइसरॉय थे, और जो इनकी पॉलिसीज थी काफी ज्यादा रिएक्शनरी पॉलिसीज थी। काफी ज्यादा रिएक्शनरी पॉलिसीज थी। क्लियर? जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगर मैं बोलूं पार्टीशन ऑफ बंगाल की, तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल जिसे बोलते हैं स्पार्क, ये बिल्कुल स्पार्क पॉइंट था जिससे ये क्या हुए? राइज हुए। पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसको आप अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसके बाद आपका क्या स्टार्ट हुआ? जिसके बाद आपका स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्लियर। उसके अलावा आपका स्टार्ट हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये सारे मूवमेंट कब कब हुए और कैसे हुए, तो ध्यान रखिएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्टार्ट होता है आपका स्वदेशी मूवमेंट, और जो इंडिया का सबसे पहला मूवमेंट था। यहां पे इंडिया ने बात करी थी बॉयकॉट करने की, क्लियर। या फिर इसको कहा जाता है बॉयकॉट मूवमेंट, या फिर इसको कहा जाता है बॉयकॉट मूवमेंट, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्टार्ट हुआ आपका स्वदेशी मूवमेंट, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्लियर। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये कुछ एक्ट्स लाए, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1904। यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाए जिसका नाम था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1903। अब इन एक्ट में क्या था क्या नहीं था आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा ये जो एक्ट्स हैं ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे आए थे, क्लियर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके बाद आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में क्या हुआ, ये बोला गया कि जो ये यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेज है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोग निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो बोला पढ़ाई सही से चल नहीं रही है, लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया ग्रेटर कंट्रोल के लिए, कि हम इन यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करेंगे। अगला एक्ट देखते हैं, एक एक्ट आया जो आपका था कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, जो आपका है 1899 में, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1899। तो ये सारे एक्ट जो आए वो आए लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे। यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब ये एक्ट क्या था, बेसिकली कैलकाटा में जो नॉर्मल कॉर्पोरेशन में लोग थे, इंडियंस की जो पॉपुलेशन है या फिर इंडियंस के जो नंबर थे वो डिक्रीज कर दिए गए, ठीक है। इस एक्ट में क्या किया गया, इंडियंस के जो नंबर है उनको डिक्रीज कर दिया गया। तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन, चलिए इसे आप रहने दीजिए, भी बस याद रखिएगा कि इंडियंस के जो नंबर है उनको डिक्रीज कर दिया गया इस एक्ट में, क्लियर। जो आपके मेंबर्स बनते थे। चलिए, ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन की कुछ रिएक्शनरी पॉलिसीज थी और क्या क्या थी। ये था बिल्कुल स्पार्क वाला पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्लियर। इसके अलावा अगर एक चीज और बताऊं आपको मैं, तो देखिए एक ना पहले मिथ था। मिथ क्या था, मिथ ये था कि यूरोप कभी हार नहीं सकती, ब्रिटेन का कभी सूर्य अस्त नहीं हो सकता, क्लियर। ब्रिटेन देखिए इतनी बड़ी एम्पायर है, ब्रिटेन या फिर बोला जाए यूरोप कभी हार नहीं सकती, ये पहले एक बहुत बड़ा मिथ था। ये मिथ बेसिकली याद रखिएगा क्लियर किया जापान ने। जापान ने क्या किया, जापान ने इतनी प्रोग्रेस करी 1870s के बाद काफ़ी ज़्यादा, क्लियर। जापान की जो प्रोग्रेस थी उससे इंडिया भी इंस्पायर हुई। इवन जापान ने डिफीट किया इटली को, जापान ने डिफीट किया रशिया को, आई एम सॉरी, जापान ने डिफीट किया किसको, रशिया को 1905 में। तो देखिए जापान क्या है, एक एशियन कंट्री है, रशिया क्या है, एक वेस्टर्न कंट्री है। वेस्टर्न मतलब यूरोपियन कंट्री है। तो देखिए ईस्ट ने या फिर बोला जाए एशिया ने हरा दिया यूरोप को। तो ये मिथ दूर हो गया, किसका दूर हो गया, इंडियंस का, कि यूरोप कभी हार नहीं सकती। इसके अलावा इटली की मैंने बात करी, इटली को हरा दिया यूथोपियन आर्मी ने, इटली को हरा दिया यूथोपियन आर्मी ने, क्लियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इटली को हराया था यूथोपियन आर्मी ने, और कब हराया था, 1896 में। अब देखिए इटली भी कैसी है, इटली भी एक यूरोपियन पावर है और इटली हार गई। और कौन हार गया, रशिया। जापान ने इतनी रिमार्केबल प्रोग्रेस करी। इसके अलावा एक चीज और बताऊं, एक आपके बोयर वॉर हुए थे, बोयर वॉर 1-2, आपको डेप्थ में जाना नहीं है। इसमें इवन ब्रिटेन को बहुत हारी तो नहीं थी ब्रिटेन, पर ब्रिटेन को काफी ज्यादा इसमें क्या मिला था, वहां से अपोज मिला था, क्लियर। तो बोयर 1 आपका जो चला था वो चला था 1899 से लेके 1902 तक, जिसमें कि रिवर्स मिला किसको, ब्रिटेन को। अच्छा खासा यहाँ से प्रोटेस्ट मिला। इससे क्या हुए, ये इंटरनेशनल सारे के सारे क्या है, ये इंडिया की नहीं है, ये सारे के सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, ये सारे के सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। और इन इंटरनेशनल इवेंट्स से बहुत ज़्यादा हौसला मिला इंडियंस को।
और इंडियंस ने सोचा कि जब ये लोग, ये भी कौन है, एशियन है, जब ये लोग ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं ब्रिटेन को हरा सकते। क्लियर। और ज़्यादा जो इंडिया इंस्पायर हुआ वो जापान से हुआ था। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा जो इसके रीज़न है। पहला रीज़न मैंने आपको बताया, जो पहले के लोग थे मॉडरेट अप्रोच, उससे इंडियंस या फिर बोला जाए मिलिटेंट जो थे वो सेटिस्फाई नहीं थे। इसके अलावा एजुकेशन का ग्रोथ हुआ, नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ। लॉर्ड कर्जन की जो रिएक्शनलिस्ट पॉलिसी थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स। क्लियर। अब बात करी जाए पार्टीशन ऑफ बंगाल की। क्लियर। पार्टीशन ऑफ बंगाल ध्यान रखिएगा आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप कैसे नोट्स बना सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगर आपने ये अभी तक लेक्चर्स करे होंगे तो आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर अगर आप करें या फिर कोई भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आपके मोस्टली क्वेश्चन हो जा रहे होंगे इससे और। क्लियर। और इससे शॉर्ट में आप नहीं पढ़ सकते, ये मैं सबसे शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। क्लियर। जो आपको नोट्स बनाने हैं, आपको लिखना इतना ही है, दैट्स इट। आपको कहानियां याद रखनी है और आपको लिखना इतना ही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बंगाल का विभाजन या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है इससे, पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया किसने? इसका आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका है, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन कौन थे? वो इंडिया के वाइसरॉय थे 1898 से लेके 1905 तक। क्लियर। चलिए अब अगर हम बात करूं पार्टीशन ऑफ बंगाल की, दिसंबर 1903 में ये बोला गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। हुआ कब था? तो याद रखिएगा 1905 में आपका हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। बोला कब गया? 1903 में बोला गया कि आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। यस। चलिए इसके अलावा अगर बात करूं, जुलाई 1905 को फॉर्मली ये बोला गया कि हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल करना है। कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर। यहां पे क्या बोला गया कि फॉर्मली ये बोला गया कि हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल करना है। बोला कब गया? जुलाई 1905 में। यहां पे क्या बोला था? एक अनऑफिशियल वे में बोला था। मान लीजिए कि मैं आज बोल रहा हूं कि कोई भी चीज बोल रहा हूं, मैंने प्रेस मीट बुलाई, मैंने बोला ये चीज होगी, ठीक है, ये चीज होगी। जैसे मान लीजिए बहुत टाइम से बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश दो पार्ट में टूटेगा, ईस्ट यूपी एंड वेस्ट यूपी। जैसे 2000 में उत्तर प्रदेश दो पार्ट में टूटा था, यूपी एंड उत्तराखंड। क्लियर। तो जो फॉर्मली होगा वो बाद में होगा। फॉर्मली कब बोला गया? 1905 में बोला गया कि जुलाई 1905 में बोला गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल फॉर्मली होगा। यहाँ पे क्या किया था? सिर्फ अनाउंस किया गया था। यहाँ पे सिर्फ अनाउंस किया गया था। क्लियर। अब हुआ क्या? जैसे ही बोला कि पार्टीशन ऑफ बंगाल फॉर्मल होगा ही होगा। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब बंगाल को दो पार्ट में तोड़ना। अगर मैं बात करूं, ये आपका बंगाल है, मान लीजिए, दो पार्ट में तोड़ना। एक को बोला गया वेस्ट बंगाल और एक को बोला गया ईस्ट बंगाल। क्लियर। एक को बोला गया वेस्ट बंगाल और एक को बोला गया ईस्ट बंगाल। अब ध्यान रखिएगा, ये बोला गया कि जो वेस्ट बंगाल है उसकी कैपिटल तो कैलकाटा ही रहेगी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या रहेगी? कैलकाटा। वेस्ट बंगाल की कैपिटल रहेगी कैलकाटा। और एक और बोला गया कि ईस्ट बंगाल बनेगा। याद रखिएगा ईस्ट बंगाल में आसाम भी कवर होगा आपका। ईस्ट बंगाल और आसाम एक साथ थे और इसकी कैपिटल जो होगी वो होगी ढाका। वो होगी आपकी ढाका। वेस्ट बंगाल की कैपिटल आपकी होगी कैलकाटा। इसमें ध्यान रखिएगा आपका उस टाइम पीरियड पे बिहार भी इंक्लूड था। उस टाइम पीरियड पे इसमें बिहार भी इंक्लूड था। ये बोला गया कि बंगाल के दो पार्ट होंगे, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल प्लस आसाम जो आज आपका क्या है? बांग्लादेश है। ध्यान रखिएगा यही पार्ट आपका आज बांग्लादेश है। ये कौन सी एरिया है? मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। चलिए अब देखिए हुआ क्या, रीजन क्या दिया गया इस पार्टीशन का? तो इस पार्टीशन का रीजन ये दिया गया कि बंगाल की पॉपुलेशन अराउंड 78 मिलियन है। 78 मिलियन मतलब अराउंड 7.8 करोड़। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ हद तक ये बात ठीक भी थी, पर बंगाल को विभाजन करने का जो मेन इनका रीजन था कि बंगाल में ही नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा था। बंगाल से ही लोग आ रहे थे उभर उभर के, जो कि आगे जाके अच्छे लीडर बन रहे थे।
इसलिए इन्होंने बंगाल को ही बांटने की बात करी। यही थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये थी आपकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। क्लियर? तो यहाँ पे हुआ क्या, बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक वेस्ट बंगाल और दूसरा ईस्ट बंगाल। कैपिटल आप देख लीजिएगा, इसकी कलकत्ता है, इसकी ढाका है। ये आज बांग्लादेशी कैपिटल है। बोला कब गया, जुलाई 1905 को बोला गया कि फॉर्मली पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। इसके बाद पूरे आप अगर बात करी जाए तो सब जगह पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। और ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड पे डेट अगर आपको बताऊं मैं, 7 अगस्त 1905, देखिए जुलाई में हम क्या बोला कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। 7 अगस्त 1905 को सबके सब मूव कर गए कैलकाटा टाउन हॉल की तरफ, कैलकाटा टाउन हॉल की तरफ, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ध्यान रखिएगा काफी बड़ा प्रोटेस्ट होता है 7 अगस्त 1905 को। इवन ये इंडियन मैनर के अंदर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। इसमें कुछ नाम सामने आए या बहुत ही फेमस नाम है, एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और एक नाम आप ध्यान रखेंगे आनंद मोहन बोस का, आनंद मोहन बोस का। एक नाम आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दूसरा आनंद मोहन बोस। इन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी मीटिंग बेसिकली गैदर करी और ये नेशनल फ्लैग के अंदर सबसे बड़ी मीटिंग थी। क्लियर? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और फाइनली जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है वो होता है आपका 16 अक्टूबर को। देखिए 1903 दिसंबर को अनाउंस हुआ कि होगा, कब होगा भी पता नहीं है। जुलाई 1905 को फॉर्मली बोल दिया गया हाँ अब पार्टीशन ऑफ बंगाल होने वाला है। और फाइनली 16 अक्टूबर के दिन इस बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल। इस दिन की अगर बात करूं तो इस दिन क्या हुआ, इस दिन एक दूसरे को लोगों ने राखी बांधी। राखी क्यों बांधी? यूनिटी का साइन है ये। इस दिन लोग गंगा में जाके लोगों ने बात किया, ठीक है, नहाए गंगा में जाके, और काफी ज्यादा इस दिन प्रोटेस्ट भी हुए। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 16 अगस्त को फॉर्मली पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था। फॉर्मली पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। क्लियर? 16 अक्टूबर 1905 किसने कराया? लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल दो पार्ट में टूट गया। क्लियर? चलिए इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बैकग्राउंड में स्टार्ट हुआ स्वदेशी मूवमेंट, जो स्टार्ट होता है 1906 से, जो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि 16 अक्टूबर 1905 को आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था फॉर्मली। इस दिन लोगों ने क्या किया? राखी बांधी। इस दिन लोगों ने गंगा में नहाए और गाना गाया अमर सोनार बांग्ला। गाने का नाम याद रखिएगा, अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला मतलब बांग्ला अमर रहे। और ये जो अमर सोनार बांग्ला है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है अमर सोनार बांग्ला, बांग्ला अमर रहे। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं अमर सोनार बांग्ला की, तो ये आज की डेट में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। क्लियर? अमर सोनार बांग्ला क्या है? बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। क्लियर? इसके अलावा आपको दो तीन चीजें पार्टीशन ऑफ बंगाल में और ध्यान रखनी है, अब वो भी ध्यान रख लीजिएगा। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल सिर्फ जो प्रोटेस्ट था ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, ये प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, किसका? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा आपका? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। कि पार्टीशन क्यों हुआ, कि भाई पार्टीशन को क्या करो, दोबारा से रिवर्स करो। एंटी पार्टीशन मूवमेंट हर स्टेट में अलग अलग लोगों ने इसको क्या किया? लीड किया। जैसे अगर बात करूं मैं, दिल्ली सैयद हैदर राजा। क्लियर? आप लिख लीजिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ये कि कौन कौन सी जगह पे इस लीडर को, किस लीडर ने इसको क्या किया? लीड किया। दिल्ली की अगर बात करूं तो सैयद हैदर राजा। क्लियर? अगर बात करूं मैं मुंबई की, बॉम्बे एंड पुणे, आप सभी को पता होगा बॉम्बे एंड पुणे में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आपके पंजाब में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। एंड एक लास्ट लिख दीजिएगा मद्रास,
मद्रास में लिखी गया चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बस आप ये लास्ट याद कर लीजिएगा। अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे हम स्वदेशी मूवमेंट। थैंक यू सो मच।